नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं और टॉपिक है हमारा हिंदी का। और हिंदी में चर्चा करेंगे जो हिंदी भाषा में अभी तक जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं, या तो कवियत्रियों को मिले हैं, या लेखक हों हिंदी के, या कवि हों हिंदी के, है ना। तो एक साथ इसी क्लास में आपको पूरा निचोड़ बता देते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित सभी हिंदी के लेखकों को अथवा कवियत्री को, है ना। तो अंत तक बने रहेंगे, शेयर भी कर देंगे आपको, एक साथ यहाँ मिल जाएगा, ढूंढने नहीं पड़ेंगे। नहीं तो अलग अलग किताबों में बहुत सारे अलग अलग वर्षों में रिसर्च भी करने पड़ते हैं, बच्चों को ढूंढने पड़ते हैं, तो बहुत मेहनत जाती है। तो इसी क्लास से आपका ये पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा और अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पुराने एग्जाम्स में हम देखेंगे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा हिंदी के, तो है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला, जिसका शुभारंभ या शुरुआत कहें तो 1965 में हुई थी। 1965 में सबसे पहले पुरुष में बात करें तो जी शंकर कुरुप को दिया गया था, जो मलयालम भाषा के कवि थे 1965 में। महिला के आधार पर बात करें तो 1976 में पहली महिला आशा देवी पूर्णा को ये दिया गया था, ठीक है। वहाँ से ये क्रम सिलसिला चलता है। अब मैं इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ हिंदी विषय पे बात करेंगे। हिंदी विषय के कितने कवियों को अथवा कवियत्रियों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। अंत तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास है, ठीक है। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित क्लास है हमारी, क्लास नंबर 4 होगी हिंदी के। अगर विषय में बात करेंगे तो कौन सी क्लास होगी? 4। तो आगे देखते हैं हिंदी भाषा में अभी तक कितने, ये संख्या भी नोट कर लेना, एग्जाम्स में आ भी सकती है और पूछी भी जा चुकी है पहले। हिंदी भाषा में 11 कवियों को, लेखकों या फिर कवियत्रियों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है जी। कितने लोग हैं? 11 ऐसे लोग हैं भाई साहब जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में दिया जा चुका है। कितने लोग? 11 लोग, जिसमें फीमेल भी हैं और मेल भी हैं, मतलब पुरुष भी हैं और महिला भी हैं। शेयर करते चलें और लाइक करने में कंजूसी नहीं। कोर्स बिल्कुल कैसा है हमारा भैया? निःशुल्क है, ठीक है। कैसा है? निःशुल्क। दूसरा पॉइंट देखिए, 11 लोग लिख लेना। अब बात करते हैं कवि लेखकों की। वर्ष लिख लेना, रचना या कृति, या राज्य का ऑप्शन वैसे ही छोड़ दिया हमने, है ना। सुमित्रा नंदन पंत सबसे पहले हिंदी भाषा के लिए 1968 में मिला इनको। कौन सी रचना के लिए? चिदम्बरा के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। चिदम्बरा के लिए मिला 1968 में। किनको मिला? सुमित्रा नंदन पंत को पहला ज्ञानपीठ का पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया। दूसरा पुरस्कार दिया गया रामधारी सिंह दिनकर को वर्ष 1972 में। इनकी बहुत महत्वपूर्ण कृति है या रचना है उर्वशी। उर्वशी के लिए दिया गया। किनको दिया गया? रामधारी सिंह दिनकर को, जिन्हें भारत में दूसरा राष्ट्र कवि भी जाना जाता है। प्रश्न आ जाए आपके लिए, भारत के दूसरे राष्ट्र कवि कौन है, या दूसरे स्थान पर राष्ट्र कवि का दर्जा किसे दिया गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया है। पहले राष्ट्र कवि भारत के मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, ये नोट कर लेना। तो उर्वशी बहुत प्रसिद्ध रचना है, किन की है? रामधारी सिंह दिनकर की। वर्ष याद रखना 1972 में, है ना। 1972 में उर्वशी के लिए इनको ये दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है अज्ञे, ये शॉर्ट में नाम लिखा है, पूरा नाम आप सर्च कर लेना, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे करके इनका पूरा नाम है। 1978 में, कौन सी वर्ष में? 1978 में। इनकी जो रचना है बहुत प्रसिद्ध रचना, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, रचना नोट कर लेना। इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है वर्ष 1978 में। जनता पार्टी की सरकार थी इस समय, और प्रधानमंत्री, 2 प्रधानमंत्री हमारे बदले। ये संविधान का भी पॉइंट मैं आपको बता दूं यहाँ पे, क्योंकि जीएस के टीचर हैं तो संविधान कहीं ना कहीं वर्षों को देख के, या जीएस के ज्योग्राफी के पॉइंट बहुत सारे घूमते रहते हैं दिमाग में। तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में। इंदिरा गांधी हार गई थी, क्योंकि आंतरिक आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था 1975 में, और 75 से 77 तक चला था। कुल 21 महीने तक ये आपातकाल चला था, जिसे आंतरिक आपातकाल का नाम दिया। फिर आंतरिक शब्द संविधान में संशोधन करके बाद में जनता पार्टी की सरकार ने हटा दिया था 1978 में। तो मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह ये प्रधानमंत्री बने थे जनता पार्टी के। तो इस समय जनता पार्टी की सरकार थी, 2 प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है। तो 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी भारत में। अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? कितनी नावों में कितनी बार। इनसे पहले रामधारी सिंह दिनकर 1972 में उर्वशी के लिए दिया गया, तो 72 में इंदिरा गांधी जी थी, है ना। सुमित्रा नंदन पंत 1968 में चिदम्बरा के लिए दिया गया,
और 1968 में कौन थे? 1968 में भी थी इंदिरा गांधी जी, जो कि 1966 में बन गई थी, वो है ना लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद। महादेवी वर्मा हिंदी की पहली कवयित्री, महादेवी वर्मा, जिनको 1982 में और किसके लिए दिया गया? यामा के लिए। यामा इनकी बहुत महत्वपूर्ण कृति है, नोट कर लेना। यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश के कहाँ के निवास स्थान महादेवी वर्मा का? फर्रुखाबाद। कौन सा बाद? फर्रुखाबाद की निवासी थी महादेवी वर्मा। 1907 में इनका जन्म हुआ था होली के दिन, ऐसा कहा जाता है महादेवी वर्मा का। ठीक है, जैसे नीरजा है, रश्मि है, सांदगीत है, ये बहुत महत्वपूर्ण इनकी अन्य रचना भी है महादेवी वर्मा। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1982 में यामा के लिए दिया गया, नोट कर लेना, छाप लेना। नरेश मेहता अगले कवि हैं, इनको 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, लेकिन कोई एक स्पेशल रचना नहीं थी इनकी, महत्वपूर्ण रचना नहीं थी। संपूर्ण साहित्य का नाम आता है हमेशा संपूर्ण साहित्य के लिए, इनके संपूर्ण साहित्यिक जीवन के लिए दिया गया। क्या नाम है? नरेश मेहता। अगले हैं हमारे निर्मल वर्मा जी। निर्मल वर्मा जी को 1999 में, ठीक है, 1999 में संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया निर्मल वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगले कवि या लेखक है हमारे कुंवर नारायण, इनको वर्ष 2005 में संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया, वर्ष 2005 में। अगले हमारे लेखक या कवि हैं अमरकांत। देखो ध्यान रखना है, यहाँ पे एक अमरकांत है और एक है साथ में श्रीलाल शुक्ल, मतलब दो लोग हैं यहाँ पे। कितने लोग हैं? दो व्यक्ति हैं यहाँ पे, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से दिया गया वर्ष 2009 में। मतलब वर्ष 2009 में कितने लेखकों को दिया गया? दो लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया संयुक्त रूप से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो केदारनाथ सिंह को दिया गया, कब दिया गया केदारनाथ सिंह को? 2013 में, संपूर्ण साहित्य के लिए, संपूर्ण साहित्यिक जीवन के लिए। कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती वर्ष 2017 में किसके लिए दिया गया? संपूर्ण साहित्य के लिए। तो अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल 11 लोगों को दिया जा चुका है, जो कि आपके सामने पूरी डिटेल्स है इनकी। यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, इसे नोट कर लेना, छाप लेना, यदि ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछे जाएंगे तो। ज्ञानपीठ पुरस्कारों में सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे गए, जो हमारे यहाँ दरोगा तक के एग्जाम्स में, पीसीएस तक के एग्जाम्स में और बहुत सारे एग्जाम्स में जहाँ पे हिंदी साहित्य लेखक और रचनाएं दी जाती हैं सिलेबस में, उसमें सुमित्रा नंदन पंत 1968 चिदम्बरा के लिए, रामधारी सिंह दिनकर 1972 उर्वशी, आगे 1978 में कितनी नावों में कितनी बार, महादेवी वर्मा 1982 यामा रचना के लिए। इन चारों को तो आप रट लेना, इनकी वर्ष याद होनी चाहिए और कौन सी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, शेयर करते रहिए जमा करके वीडियो को। पृथ्वी रासो कौन से काल की रचना है? ये आदिकाल की रचना है। किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने। किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने। प्रश्न ये भी आता है कई बार, कौन से काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। ठीक है, पहला हिंदी का प्रमाणिक रचना इसे माना जाता है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था, ये भी नोट कर लेना। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था भाई साहब? अबुल हसन। अमीर खुसरो का उल्लेख कब पढ़ते हैं हम? 13वीं सदी में। अमीर खुसरो के गुरुजी का नाम था निजामुद्दीन औलिया, 13वीं सदी में इनके बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक नाम अबुल हसन था अमीर खुसरो का, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में पटियाली में हुआ था, है ना, जो कि कौन से कवि के वो बोले जाते हैं, कवि या लेखक बोले जाते हैं? खड़ी बोली के। कौन सी बोली के? खड़ी के। अब बात करते हैं भक्ति काल। प्रश्न भक्ति काल से आता है कई बार, भक्ति काल के कवि। या देखो भक्ति काल का जो समय था वो 1375 से कब तक रहा? 1700 तक। चाहो तो ये वर्ष भी नोट कर लेना। भक्ति काल का जो समय काल था वो 1375 से मतलब 14वीं सदी से लेकर के कौन सी सदी तक? 17वीं सदी तक। ये सदियों में पढ़ लेते हैं तो 14वीं सदी से 17वीं सदी तक भक्ति काल का समय काल था भारत में। ठीक है, तो भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि पूछ लिए जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा लेखक या कवि भक्ति काल से संबंधित था या नहीं था, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, कबीरदास भक्ति काल के ही थे, सूरदास भक्ति काल के थे, तुलसीदास भक्ति काल के थे, दास, दास और दास, तीनों नामों में दास है और तीनों का संबंध भक्ति काल से था। और एक हमारे पास भी है सुदामा दास, ये हैं इस समय के काल से संबंधित
जो कि रामायण महापुराण रामचरितमानस इनका नित्य दिन पाठ करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, अगले हैं कुतवन और अगले हैं मुल्ला दाऊद। ये भी भक्ति काल में पढ़े जाते हैं। कुतवन की रचना है मृगावती, बहुत फेमस रचना है इनकी। मुल्ला दाऊद की चंदायन, इनका भी संबंध भक्ति काल से था। तुलसीदास जी की एक रचना लिखी है मैंने रामचरितमानस, जिसमें कितने चैप्टर हैं, कांड हैं 7। सूरदास जी की महत्वपूर्ण रचना है सूरसागर, और कबीरदास जी की है आपकी बीजक। ये एक एक रचना आपको याद कराने के लिए मैंने लिखी हुई है। तो इनका संबंध कौन से काल से रहा है? भक्ति काल से रहा है सभी का। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई सगुण भक्ति धारा से संबंधित कवि थे। जे कभी कभार यहाँ से भी प्रश्न आता है कि कौन सी भक्ति धारा के कवि थे? तो कौन सी भक्ति धारा बोलते हैं? सगुण भक्ति धारा। कौन सी? सगुण। और निर्गुण भक्ति धारा मेरे ख्याल से कबीरदास जी की भक्ति धारा को बोलते हैं हम, है ना। तो तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई का संबंध सगुण भक्ति धारा से था, ये भी नोट कर लेना। कबीरदास जी की जो भाषा थी वो कौन सी थी? सदुक्कड़ी, ये भी नोट कर लेना। कौन सी भाषा थी? सदुक्कड़ी। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी है? अवधी भाषा में लिखी है। इस भाषा को भी नोट कर लेना। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस पंक्ति को कौन सी रचना से लिया गया है? यह प्रश्न पूछा गया कई बार। कौन सी रचना से लिया गया है? तो कबीरदास जी की कौन सी रचना से लिया गया है? इसको बीजक से लिया गया है। कबीरदास जी की कौन सी रचना से लिया गया है? बीजक से। और बीजक किनकी है? कबीरदास जी की। बीजक भी है, साखी भी है, सबद भी है ना। और कौन सी है? रमैनी भी है। तो इसे जो हम पढ़ते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, तो ये कहाँ से ली गई है? बीजक से। ये नोट कर लेना। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया। कितने कांड हैं इसमें? 7 कांड हैं। सूरदास जी के जो गुरुजी थे उनका नाम क्या था? वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? विट्ठलनाथ। क्या नाम था? विट्ठलनाथ। इनके पुत्र का नाम विट्ठलनाथ था, ये भी नोट कर लेना। तुलसी बाबा के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में बताना रामानंद जी के गुरु का नाम क्या था, ये कमेंट बॉक्स में बताना आप, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तुलसीदास जी के या तुलसी बाबा के गुरु का नाम था, बच्चा हंस रहा है, क्या था? रामानंद। और रामानंद जी के गुरु का क्या नाम था, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला प्रश्न है कामायानी। ये बहुत प्रसिद्ध रचना है कामायानी। कामायानी कौन से युग की रचना है? छायावाद की। आपसे युग भी पूछा जा सकता है कि कामायानी कौन से युग की रचना है? छायावाद की महत्वपूर्ण रचना है भाई साहब। इसका प्रकाशन भी लिख लो, 1935 में प्रकाशित हुई थी ये रचना। कब प्रकाशित हुई थी? 1935 में। उस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने भारत में बनाया था भारत शासन अधिनियम। कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम से तकरीबन भारतीय संविधान का लगभग 70% हिस्सा अपनाया गया है, जिसमें कि संघीय न्यायपालिका का भी प्रावधान था, है ना। राष्ट्रपति का अध्यादेश की भी शक्ति यहीं से ली गई है, संघीय न्यायपालिका का भी प्रावधान यहीं से लिया गया है, और बहुत सारे तथ्य यहीं से लिए गए हैं। शक्तियों के विभाजन को, समवर्ती सूची को जो हम पढ़ते हैं, वो भी सूचियां यहाँ से अपनाई गई हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाई गई थी, लेकिन भारत शासन अधिनियम में एक बहुत बड़ा हिस्सा था संवैधानिक सुधारों का, उसे ज्यों के त्यों लेकर के और हमने अपना लिया, मतलब हमारी संविधान सभा ने अपना लिया था। ठीक है, तो 1935 में प्रकाशन हुआ कौन सी रचना का? कामायानी। और किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी ने। राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। और कहाँ के रहने वाले थे जयशंकर प्रसाद जी? वाराणसी के। कहाँ पे जन्म हुआ था? वाराणसी में। अगले प्रेमचंद का उपन्यास बहुत प्रसिद्ध कौन सा है? रंगभूमि। रंगभूमि में जो पात्र लिखा है प्रेमचंद जी ने, वो सूरदास नामक पात्र लिखा है। रंगभूमि जो उपन्यास लिखा है, जिसके अंदर उन्होंने एक पात्र लिया है, वो सूरदास नाम का एक पात्र लिया है, नेत्री। जो कि सूरदास भी जन्म से कैसे थे? नेत्रीन। तो उसी व्यवस्था को एक पात्र के रूप में इन्होंने अपनाया है। कौन से अपने उपन्यास में? रंगभूमि में। प्रेमचंद जी का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि, जिसमें उन्होंने, और आगे अगर डिटेल्स पढ़ेंगे इस उपन्यास के विषय में, तो अंग्रेजों का जो अत्याचार था, जो शोषण कर रहे थे भारत की सामाजिक व्यवस्था का, आर्थिक व्यवस्था का, औद्योगिकीकरण कर रहे थे, उसको अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है।
प्रेमचंद जी ने रंगभूमि उपन्यास में। आगे बात करते हैं निर्मला नामक उपन्यास। ये भी किनका है? प्रेमचंद का है। निर्मला नामक उपन्यास दहेज प्रथा पर आधारित है। किस पर आधारित है? दहेज प्रथा पर। ठीक है। अगली रचना हमने लिखी है आपको याद कराने के लिए, अंधा युग। अंधा युग जो रचना है वो किनकी है? धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती ने बहुत प्रसिद्ध रचना है अंधा युग, और बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है उनका सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता। ये दोनों प्रसिद्ध उपन्यास हैं धर्मवीर भारती जी के। ठीक है। और अंधा युग उनकी कृति है, अर्थात रचना है धर्मवीर भारती जी की। ठीक है। तो इस क्लास में हमारी कोशिश थी आपको एक साथ एक ही जगह आप नोट्स बना लीजिएगा, और एक ही क्लास में जो आपका पूरा निचोड़ है इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हमारे कवि और लेखकों को बताना था। जैसा कि मैंने बता दिया आपको, अभी तक 11 लोगों को ये दिया जा चुका है। बाकी अगर कहीं सुधार करने की आवश्यकता कोई लगेगी थोड़ा बहुत, तो उसे रीचेकआउट करेंगे हम, है ना। कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, और लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आप अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया या व्हाट्सअप स्टेटस हो गए आपके, वहाँ आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो का लिंक लेकर के। तो सभी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और लगातार पढ़ते रहिए। हमारा लक्ष्य आपको वर्दी दिलाना है, इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और लगातार ये मेहनत हमारी अनवरत रूप से जारी रहेगी। किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए आप पढ़ते रहिए हमारे चैनल के साथ जुड़ करके। चैनल पर यदि आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सभी को नमस्कार, राधे राधे।